कहानीबाज। कहानी है रामनगर के गांव की, जो हिमाचल की वादियों के बीच बसा हुआ था। वहाँ ऐसी ठंड पड़ती थी जिसे बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सर्दी के मौसम में एक गरीब परिवार का सरवाइव करना तो लगभग नामुमकिन था। और इसी जगह रहता था एक मोची, जिसका नाम गोपी था। ए गंगा, मैं काम पर जा रहा हूँ। चाय तो पीते जाओ। अरे चाह लाओ जल्दी लाओ, आज पहले ही देर हो गई है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूं? अरे तू कहाँ जाएगा रे? मैं तो काम पे जा रहा हूँ। मुझे भी आपकी तरह जूतों की मरम्मत करनी है। हे भगवान, कैसी बातें कर रहा है तू? सारी दुनिया जहान बड़ा आदमी बनने का सपना देखती है और तू अपने बाप की तरह मोची बनना चाहता है। अरे गंगा, ये चंदन अभी छोटा है, उम्र के साथ समझ जाएगा। ठीक है? ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम अमीर होते तो ये सब ना होता। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, गरीबी का असली मजा तो अब आना शुरू होगा, क्योंकि बर्फबारी शुरू होने लगी है। फिलहाल अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए। अरे ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। गंगा हमेशा गोपी को उसकी गरीबी का ताना देती रहती थी, पर गोपी बहुत सीधा था। वो उससे कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी दिक्कत बस यहीं तक नहीं थी। वो जब बाहर निकलता था तो उसके साथ उसकी कथित तौर पर छोटी जाति की वजह से भेदभाव भी होता था। जूते चप्पल की मरम्मत करवा लो भाई साहब। ओ राजू, जूते चप्पल की मरम्मत करवा लो। अरे चुप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कोठी के सामने अपना ये सड़ा सा ठेला लगाने की? है बहुत बार मना किया है तुझे, पर तू मानता नहीं है ना। पर मालिक जमींदार ने उसकी एक बात न सुनी और उसका ठेला अपने आदमियों से कहकर छीन लिया। अरे साहब जी दया करो साहब जी दया करो साहब जी। ऐसे मैं क्या कमाऊंगा साहब जी, क्या खाऊंगा साहब जी, दया करो साहब जी। चला जा, वरना तेरी हड्डियां भी तोड़वा दूंगा, बता रहा हूँ। गोपी थके कदमों से घर की ओर चल दिया। आसमान से रुई जैसी बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। उसकी फटी चप्पलों में बर्फ घुसकर पैरों को सुन्न कर रही थी, और उसके दिल में जलती हुई आग उसे ठंड महसूस नहीं होने दे रही थी। भगवान, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था? मैं तो बस मेहनत ही करता हूँ, फिर भी सब मेरे ही दुश्मन क्यों हो रहे हैं? उसकी आंखों के कोने भीग चुके थे। वो धीरे धीरे अपने छोटे से टूटे झोपड़े की ओर बढ़ा। झोपड़ी से धुआं नहीं उठ रहा था, मतलब चूल्हा ठंडा था। अंदर घुसते ही गंगा की झल्लाहट सुनाई दी। इतनी जल्दी क्यों आ गए? सर्दी में यूं बाहर मरे घूम रहे हो? कुछ काम धंधा हुआ कि फिर वही बहाने? गंगा, आज तो मेरा ठेला ही चला गया है। क्या? ठेला चला गया? किसने लिया? अरे वही जमींदार ने लिया। कहता है उसकी कोठी के सामने नीच लोग जो है ना, वो ठेला नहीं लगा सकते। उसके आदमियों ने सब उठा लिया है। क्या कह रहे हो तुम? किस हक से उसने तुम्हारा ठेला छीना? क्या वो भगवान है? जाओ जाकर पुलिस में शिकायत करो। अरे गंगा, पुलिस हमारी नहीं सुनती है। जमींदार के आदमी जो है ना वहां तक बैठे हैं, उल्टा हमें ही जेल में डाल देंगे वो। अरे तो अब क्या करेंगे? घर में आटा नहीं, दाल नहीं, चंदन 2 दिन से सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो सह लूंगी भूख, पर तुम बताओ, बच्चे को क्या खिलाऊं? क्या उसका भी पेट काट दूं? अरे अब भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तू परेशान मत हो गंगा, परेशान मत हो। अच्छा करेगा? हर बार यही बोलते हो। भगवान अगर अच्छा करता तो आज हमारे सर पर पक्की छत होती, न कि टपकती हुई झोपड़ी। गंगा की बातों में दर्द था, पर तानों का जहर भी। गोपी उसके शब्दों में छिपे दर्द को समझता था, पर जवाब देने की ताकत उसमें नहीं थी। वो बस एक टूटी सांस भरकर बोला, देख गंगा, कल से मैं जो है ना, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियाँ जमा करके लाऊंगा, ठीक है? उन्हें बेचेंगे ना तो कुछ पैसे वैसे आ जाए, चूल्हा भी जल जाएगा, और शायद जो है 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए। और राशन वो कहाँ से लाओगे? चलो ठीक है,
वो जो है ना सेठ मूलचंद, उनके पास जाता हूँ, शायद दे दे उधार। वो सेठ वही जो हर बार ताना मारता है? खैर जाओ, कोशिश कर लो। गोपी ने अपनी फटी हुई कमीज का बटन बंद किया, फटे जूतों को खींचा और सेठ मूलचंद की दुकान की ओर चल पड़ा। सेठ जी प्रणाम साहब जी। ओहो गोपी मोची, जरा दूर रहकर ही बात कर रहा मुझसे। बोल क्या काम है रे, क्या है? साहब जी वो घर में ना खाने को कुछ ही नहीं है, थोड़ा सा जो है वो राशन वासन मिल जाता तो थोड़ा गुजारा चल जाता है साहब जी। महीने के आखिर में चुका दूंगा साहब। अरे उधार? तुम जैसे लोग तो जो है बस भगवान भरोसे रहते हैं रे, हैं? लेकिन चलो कोई नहीं कोई नहीं, एक शर्त पे दूंगा। हाँ एक शर्त पे। क्या क्या शर्त है साहब जी? देख ऐसा है, अपना तू घर ना जो है वो मेरे नाम कर चल, बदले में तेरे को फिर जितना राशन चाहिए वो ले जा तू यहाँ से। जब तक जियो, जब तक जो करना है करो, तब तक खाते रहना फिर, ठीक है? घर मेरे नाम कर फिर चल। है घर पर साहब जी वो तो मेरा एकमात्र आशा है, वो दे दूंगा फिर मैं कहाँ रहूंगा? अरे तू बचेगा तो ही तेरा आसरा तेरे काम आएगा कि नहीं आएगा? है ठंड में मर गया है तो घर की जरूरत किसे पड़ेगी? बोल बोल। एक गोपी सोच ले, हाँ ये मौका जो है ना बार बार नहीं मिलेगा। हाँ सुनहरा मौका है ये। गोपी कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने गंगा और चंदन का चेहरा घूम रहा था। पेट की भूख और जरूरतों का बोझ उसके आत्मसम्मान से भारी पड़ गया। उसने कांपते हाथों से सेठ के कागज पर अंगूठा लगा दिया। ये शाबाश। अब तू जो है ना ये दुकान गोदाम से जो है जितना राशन चाहिए ना उठा ले, ठीक है? ले जा जा। थोड़ी देर बाद गोपी थैला भर राशन लेकर घर लौटा, लेकिन गंगा तो सच्चाई जानते ही तुनक पड़ी। क्या तुमने हमारा घर उसके नाम कर दिया? गोपी तुम्हें समझ नहीं है क्या? वो सेठ बड़ा चालाक आदमी है, वो तुम्हारे सर से छत खींच लेगा। गंगा राशन तो देखो कितना सारा लेके आया हूँ, है? चंदन जो है अब भूखा तो नहीं सोएगा, थोड़ा सा बेच देंगे तो पैसों का जो है वो भी इंतजाम हो जाएगा। तुम भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा रे। ठीक? तुम्हें लगता है कुछ ठीक होगा? मुझे लगता है ये सेठ हमें बर्बाद कर देगा। अगले कुछ दिन राशन से घर चल गया। फिर एक सुबह गोपी ने सोचा जो कुछ बचा है बाकी भी ले आऊं, ताकि सर्दियों की असली मार से कुछ राहत रहे। वो सीधा सेठ मूलचंद की दुकान की तरफ चल पड़ा। अरे साहब नमस्कार नमस्कार। उस दिन के लिए बहुत आभारी हूँ, आपने राशन दिया। साहब अगर थोड़ा और राशन मिल जाता तो थोड़ा और दया हो जाती, घर में जो है कुछ नहीं बचा है। अरे गोपी आज तो कुछ नहीं है रे मेरे पास। हाँ अरे वो जो ट्रक आ रहा था ना वो रास्ते में कहीं फंस गया है, बल बर्फबारी से रास्ते सारे बंद हो रखे। अब जब आएगा तब ले जाना है, अभी जा तू, अभी कुछ नहीं है, जा। अरे साहिबो, अरे पर हमारा राशन जो है वो खत्म ही होने वाला है, एक दाना नहीं है घर में खाने के लिए, अब हमें जरूरत है साहब। अरे गोपी बोल दिया है तुझे, है रास्ते बंद हो रखे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अभी जा, अब घर संभाल अपना, यहाँ अभी कुछ नहीं मिलेगा, जा अभी। गोपी ने दुकान का गोदाम, तख्त, पूरी दुकान, हर कोना देखा। सचमुच राशन कहीं नहीं था। उसकी आंखें झुक गईं। वो उदास और भारी मन से लौट पड़ा।
अरे गंगा, वो सेठ कह रहा है कि माल जो है ना वो कहीं रास्ते में फंस गया है। बल कुछ नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, वो सेठ कितना चालाक है। पहले तो घर मांग लिया, अब राशन का बहाना बना रहा है। मैंने कहा था ना, ये आदमी कमीनों का राजा है। ए गंगा, तुम मत हंसो, बस मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ये बात पेट की है। हाँ, पेट तो पेट काट लो तुम हमेशा कुछ न कुछ उम्मीद जता देते हो। अब तुमने घर भी दे दिया। हे भगवान, चंदन की तबीयत भी ठीक नहीं है, बताओ क्या करें। कड़वी हंसी और शिकायतों ने घर को घेर लिया। गंगा उस पर टूट पड़ी, प्रश्न, ताने, दर्द सब एक साथ। चंदन, जो अपनी छोटी आंखों में बेबसियत लेकर खड़ा था, अचानक रो पड़ा और उसके छोटे छोटे शब्द घर की दीवारों में गूंज गए। मम्मी, पापा ने तो घर बेच दिया, क्या अब हम सच में बेघर हो जाएंगे? चुप कर बेटा, ऐसी बातें मत कर। तुम बड़े होकर कुछ बड़ा बनोगे, पर तुम्हारे बाप को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ए गंगा, घर का जो थोड़ा बहुत राशन बचा है उसे आप बेच देते हैं। पैसों से कुछ खाने का इंतजाम कर लेंगे, और जो है ये चंदन की दवाई का भी। जो तुझे सूझता है वही कर ले, मुझे कोई मतलब नहीं रहा अब। तुम तो चाहते ही हो कि हम मर कर जाएं। गोपी ने मुंह पर ठोस लकीर ले ली और बचा हुआ छोटा सा पर्चा, कुछ आटा दाल का हिस्सा लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वो पता नहीं कितनी बार खुद को टूटते हुए महसूस कर रहा था, पर बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अरे दाजू, जल्दी करो जल्दी, हवा तेज हो रही है। हवा है? क्या हवा हो रही दाजू? कैसी हवा? अरे सुन नहीं रहे हैं? लोग कह रहे हैं बर्फ की आंधी आ रही है। जो लोग घर से बाहर हैं, चलो भागो कह रहे हैं। वहाँ झट से अपने लोगों को जो है सुरक्षित जगह पे ले जाओ। वहाँ सारा बाजार हलचल में आ गया। लोग भगाए जा रहे थे, दुकानें बंद हो रही थी। गोपी ने जल्दी से जो भी पैसे मिले और जो थोड़ी सी रोटी बची थी उसे उठाकर घर की ओर भागा। गंगा, चंदन, तैयार हो जा बाबू, बर्फ का तूफान आ रहा है। बल हम वहाँ जाते हैं जंगल की तरफ, जहाँ पेड़ जो है ना बहुत घने हो रहे हैं। जंगल? यहाँ से? पर कैसे? अरे जाना पड़ेगा। जंगल में पेड़ों के बीच में हम जो है ना छिप जाएंगे। वहाँ जो है आग भी जला के जो है थोड़ा बहुत गर्म रह सकते हैं ना। सब गांव वाले जो है वो भी जा रहे हैं। जल्दी करो जल्दी करो। जैसे ही गोपी ने ये कहा, गंगा ने फटाफट जरूरी सामान समेटा और सब जंगल की ओर निकल पड़े। बर्फ के छोटे छोटे गुब्बारे हवा में नाच रहे थे और आसमान होकर काला हो रहा था। जा, जल्दी चलो रे गोपी। अरे ये पहाड़ की कठिन जिंदगी, बुढ़ापे में सांस चढ़ रही है मेरे को। ओ भगवान, हमारी जिंदगी अचानक ही कितनी नाजुक हो गई। लोगों का छोटा सा काफिला जंगल की ओर बढ़ा। हर किसी के चेहरे पर डर, पर दिल में एक उम्मीद, कहीं तो गर्मी मिल जाएगी। गोपी ने मुड़कर देखा, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो लोग जंगल में जाकर सो गए। गंगा, गंगा, जल्दी उठो जल्दी उठो। जंगल में पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, जल्दी उठो। हे भगवान, कहीं सुकून नहीं है, अब क्या करेंगे? अरे जल्दी से फटाफट पेड़ में चढ़ जाओ, जल्दी चढ़ जाओ। मैं भी जो है चंदन को लेकर पेड़ पे आता हूँ, तुम चढ़ो चढ़ो चढ़ो। वो लोग पेड़ पर चढ़ गए। गोपी ने देखा कि बचा हुआ जो कुछ भी था, थैला, थोड़ा राशन, कुछ कपड़े, सब पानी के साथ बह चुका है। अब तो पेड़ों पर ही रहना पड़ेगा, जमीन पर लौटना मुमकिन नहीं। ओहो, मैं पेड़ पर जो है ना सही से रहने के लिए कुछ करता हूँ। अच्छा, कुछ करता हूँ मैं। क्या? अरे देखती जा देखती जा। गोपी ने पेड़ के तने को एक हिस्से को काटकर और जोड़कर एक छोटा सा तख्ता बनाया। उसकी कारीगरी में कुछ खास बात थी। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी झोपड़ी का ढांचा तैयार किया जो शाखाओं पर टिकी हुई थी। तुमने ये क्या किया? ये तो कमाल है गोपी। अरे बस ये छोटी सी झोपड़ी बन गई।
हवा और पानी से बचने के लिए है। पर अभी इसमें एक कमी है रे, ये पाँख नहीं है इसके ऊपर, छत जो है ना छत नहीं है। हवा से ये उड़ जाएगा और फिर ठंड हमें जो है ना वो हिला देगी, तो इसको जो है किसी तरह पाँख बनाना होगा, ढकना होगा इसे है। और जरा ही देर में झोपड़ी जैसे घोंसले में बदल गई। चंदन उसकी कला देखकर ताली बजाने लगा और बाकी लोग भी चकित होकर उसकी तारीफ करने लगे। वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। गोपी तो सच में कारीगर है, अगर तू चाहे तो पूरे गांव के लिए ऐसे घर बना सकता है। तभी सेठ मूलचंद भी पेड़ के पास आया। वो झोपड़ी को देखकर थोड़ी देर खामोशी से खड़ा रहा और फिर बोला, अरे ये घर तो बड़ा अच्छा बना है। ऐसा लग रहा है इस पेड़ पे जो घर है ना वो अब मेरा ही होना चाहिए। अरे साहब, अरे ये आपका घर कैसे हो सकता है? अरे कुछ भी तो मत बोलो। गोपी, मैं कह रहा हूँ ना, अरे जो अंगूठा लगाया था ना कॉन्ट्रैक्ट पे, कागज पे अंगूठा नहीं लगाया था तेरा, उसमें लिखा था हाँ जो तेरा घर होगा वो मेरा घर हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा असली घर तो तूफान ने बर्बाद कर दिया ना, कर दिया कि नहीं कर दिया बोल? तो अब यही मेरा घर हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ बोल? कॉन्ट्रैक्ट के जो है मुताबिक हो रहा है ये। हाँ, ये घर जो है तुमको मुझे देना होगा अब। हाँ। गोपी को आग सी उठी, पर इस बार मोर्चा गंगा ने संभाला। वो बोली, लोभी कहीं के, इस आपदा में भी लोभ नहीं छोड़ता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, क्या तुझ में बिल्कुल इंसानियत नहीं है? अरे शर्म है गोपी, है जिसने करी ना शर्म उसके फूट गए कर्म, समझा? कि ये कहेगा बड़े बुजुर्ग हमारे। हाँ हाँ। बहस तेज हो गई। सेठ, अगर तुमने हमारे घर पर नजर डाली तो यहीं पानी में डुबा दूंगी तुमको। अरे हाँ हाँ, और जैसे तो फिर मैं चुप ही रहूंगा है, मैं चुप ही रहूंगा है। चूड़ियाँ नहीं पहनी है मैंने। हाँ, चूड़ियाँ नहीं पहनी है मैंने। चूड़ियाँ पहनी है और वही तेरे सर पर तोड़ूंगी। अरे अरे बस करो भाग्यवान, अरे चुप हो जा, तू चुप हो जा। ठीक है ठीक है ठीक है गोपी, ठीक है, चल मैं तेरा ये घर नहीं लूंगा। हाँ, नहीं लूंगा, मैं तेरा ये घर नहीं ले रहा। पर फिर तुझे जो है ना मुझे भी ऐसा ही घर बना के देना होगा, समझा? समझ गया ना, यही मेरी शर्त है। हाँ। गोपी ने बिना हिचकिचाए सर हिलाया और जोर से कहा, ठीक है, मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। पर एक बात जान लो साहब, हाँ, जो इंसान जो है ना आपदा में भी लोभ नहीं छोड़ता है ना, उससे नीच कोई नहीं है। हाँ, वो आज नहीं तो कल पछताता जरूर है। हाँ, देवता उसे ना छोड़ते नहीं है। हाँ, बता रहा हूँ। गोपी, मुझको ना देवता की धमकी मत देना, बता रहा हूँ। हाँ, ज्ञान मत दे मुझे, चल चल काम शुरू कर, तेरे जैसे बहुत देखता हूँ मैं। हाँ। गोपी ने पेड़ के तने पर फिर से कुल्हाड़ी मारी। हवा में लकड़ी की खुशबू घुल गई थी। ठंड अब भी थी, लेकिन उसके पसीने से कपड़े गीले हो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कुल्हाड़ी की टक 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 की आवाज। तभी वो सेठ से बोला, सेठ, अगर कल को ये तूफान थम गया ना तो तुम मेरा असली घर मुझसे नहीं मांगेगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ, वो मेरा ही रहेगा अब। हाँ, ठीक है, फिर ठीक है, मैंने कह दिया है। हाँ, लेकिन फिर मेरी एक शर्त है। हाँ, शर्त है मेरा घर जो है 3 मंजिला होना चाहिए, समझ गया? 3 मंजिला बनेगा। हाँ, वो भी ऐसा कि दूर से चमके। समझा नहीं समझा तू? है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, समझा? मैं सेठ हूँ, सेठ, समझा? अरे जो हुकुम मालिक, जो हुकुम साहब। गोपी दिन रात काम में लगा रहा। लकड़ी काटी, बेलों को जोड़ा, शाखाओं से फर्श बनाया। उसकी हथेलियां फट चुकी थीं, लेकिन हौसला कम नहीं था। गंगा और चंदन भी उसे देख रहे थे। अम्मा, बाबू तो जैसे कोई जादूगर लग रहे हैं। हाँ बेटा, गरीब के हाथों में मेहनत का जादू ही तो होता है। मैंने ही बस कभी नहीं समझा। आखिर वो दिन आया जब 3 मंजिला लकड़ी का घर बनकर खड़ा हुआ। पूरा जंगल उस घर को देखकर दंग रह गया। ओ जा मेरी बाबा, अब हुई ना बात ये। अब तो कोई राजा भी देखेगा ना वो भी जल जाएगा। हाँ, इतना बढ़िया हो गया ये तो। अरे साहब, अभी घर पूरा नहीं हुआ है, इसे जो है पेड़ की छाल से ढकना होगा, नहीं तो जो है खराब हो जाएगा। बारिश हवा अंदर आएगी और बर्फ भी अंदर आएगी तो ये फिर ठीक नहीं होगा ये साहब। नहीं रे गोपी, नहीं, मेरा घर किसी चिड़िया के घोंसले के जैसा थोड़ी दिखेगा है। सेठ जी हूँ मैं यहाँ का। हाँ,
ऐसा ही ठीक लग रहा है मुझे ये। हाँ ऐसा ही ठीक है ये, रहने दे, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जा रहा है ये घर, बढ़िया हो गया। गोपी ने सेठ को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद गांव वालों के कहने पर गोपी ने सबके लिए छोटे छोटे घर बनाए। हर घर को उसने पेड़ की छाल से ढक दिया। जा, जिसे हमने नीच समझा वही तो असली उस्ताद निकला रे। रात गहराने लगी, हवा फिर से तेज हुई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली ने जंगल को रोशन कर दिया। गांव वालों के छोटे घर मजबूत थे, छाल से ढके हुए, तो उनमें सिर्फ हल्की सरसराहट हो रही थी। लेकिन सेठ का 3 मंजिला घर हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं। अरे जाओ भगवान, अरे ये क्या हो गया? अरे इतनी ठंडी हवा कैसे चल रही है ये? अरे ये क्या उखड़ गया? अरे यहीं से हवा घुस रही है। अरे इतना जाड़ा हो रहा है, इतनी सर्दी में तो मैं मर ही जाऊंगा रे। अरे कोई तो बचाओ रे। छत का एक टुकड़ा उखड़ गया, हवा सीधा अंदर घुस आई। अरे गोपिया, कहाँ गया रे? अरे कोई तो बचाओ मुझे। गांव वालों ने आवाज सुनी लेकिन सब चुप रहे। सेठ जैसे तैसे बाहर निकला, भीगा हुआ, थर थर कांपता हुआ। गोपी, अरे मुझे अपने घर में जगह दे, मैं ठंड में मर जाऊंगा रे। अरे बहुत जाड़ा हूँ मेरी। अरे नहीं गोपी, इसे याद है तूने जब मदद मांगी थी तो ये हंसा था। अरे गंगा, अगर हम इसके जैसे बन गए तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा इसमें और मुझ में? है फर्क ही क्या रहेगा बोल? अरे जल्दी अंदर आजा सेठ, जल्दी अंदर आजा, बाहर बहुत जाड़ा हो रहा है। अरे गोपी, अरे तू बहुत बड़ा आदमी निकला रे, बहुत बड़ा आदमी निकला है तू। जी रहे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर तूने जो है मेरी जान बचा ली रे। अरे देखा गंगा, इसी को कहते हैं भगवान की लीला है। कभी कभी तूफान जो है वो घर को नहीं है बल्कि इंसान को बदलने आते हैं। हाँ समझ गए सेठ जी? हाँ मानते हो ना इस बात को? यही होता है। सेठ की आंखें भर आईं। अब सेठ सुधर चुका था और फिर अगली सुबह से मौसम सुहावना होने लगा और जल्द ही सब अपने गांव वापस लौट गए। ये कहानीबाज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।